माइलेस का नियम समझेंगे, माइलेस का जो कथन है यानी स्टेटमेंट क्या कहता है उसको समझेंगे आसानी से, और उसके बाद में प्रूफ उसका देखेंगे, और फिर इसके हम कुछ स्पेशल केस देखेंगे, ठीक है, कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये आसान सा है, माइलेस का नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको जानने से पहले हम ये चीज ध्यान देते हैं कि जब अपने पास दो पोलराइड होते हैं, दो पोलराइड जब अपने पास होते हैं और दोनों पोलराइड एक दूसरे से एक उनकी जो अच्छे होती हैं एक दूसरे से 90 रखी होती हैं, यानी हम ऐसे कहते हैं कि दोनों पोलराइड कैसे होते हैं, क्रासित होते हैं, सीधा सीधा। तो जब ऐसे क्रासित की कंडीशन होती है तो उस स्थिति में हम पहले पोलराइड को ध्रुवक कहते हैं और दूसरे पोलराइड को क्या कहते हैं, विश्लेषक कहते हैं। अगर इतना चीज आपको समझ में आया तो समझ लीजिए माइनस का नियम आपको समझ में आ गया है। और हर एक पोलराइड का अपना खुद का एक डायरेक्शन होता है, ध्रुवण दिशा होता है, उसके प्रकाशिक अक्ष की एक डायरेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं उस पोलराइड की ध्रुवण दिशा, कि उतने एंगल पर वो प्रकाश को मोड़ देगा, उतने एंगल पर, या आप ऐसे समझिए कि उतने ही एंगल पर आपतित होने वाले प्रकाश के वैद्युत वेक्टर को वो उधर से निकलने देगा, बाकी सबको क्या करेगा, छन्नी की तरह से छान कर रख देगा, ठीक है। यानी जैसे जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है अपने पास जो अध्रुवित प्रकाश होता है उसमें जो वैद्युत वेक्टर होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में गति कर रहे होते हैं। तो जो ये ध्रुवण दिशा होती है किसी भी पोलराइड की, वो क्या करती है उस एंगल पर, जैसे इसकी ध्रुवण दिशा हमको दिखाई पड़ रहा है ऐसे है ना, ऐसे दिखाई पड़ रहा है, ये जो लाइन ऐसे ऐसे खींचा मैंने, तो इसी को आप समझ लीजिए कि ध्रुवण दिशा है। तो अगर इसकी ध्रुवण दिशा ऐसे है तो ये केवल उन्हीं वैद्युत वेक्टर को, प्रकाश के वैद्युत वेक्टर को गुजरने देगा जो ऐसे है, अर्थात हमको केवल और केवल यही प्रकाश जो मैं अभी ये ब्लैक से लिखने वाला हूं ये वाला केवल गुजरेगा इधर से होकर के, और बाकी इन सबको जो आड़ी तिरछी दिख रही ना इनको ये सब छानकर अलग कर देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है स्टेटमेंट, अब इसका हम देखते हैं। अगर इतना चीज आपका क्लियर हो गया तो ध्रुवण दिशा भी आपको पता चल गई, ध्रुवक पता चल गया, विश्लेषक पता चल गया। अब कथन क्या कह रहा है कि विश्लेषक से निकलने वाला जो अधिकतम जो प्रकाश होता है, विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक जो हमारे पास है यानी दूसरा पोलराइड, तो विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक की ध्रुवण दिशा तथा, या आप ऐसे कहिए कि अच्छा चलो इसी तरह से हम बोल देते हैं, विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक की ध्रुवण दिशा तथा आपका जो विश्लेषक की ध्रुवण दिशा है दोनों के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कथन इसका जो हो जाएगा, स्टेटमेंट जिसको हम कहेंगे वो कहेंगे कि विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक के ध्रुवण कोण और विश्लेषक के ध्रुवण कोण है ना, दोनों के बीच, जैसे मान लो कि दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा है, तो जब दोनों के बीच में कोण थीटा हो जाएगा तो इसकी कोज्या लेंगे, तो कोज्या का मतलब हो गया cos थीटा, और cos थीटा का वर्ग, तो इसका हम कर देंगे वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यही है माइलेस के नियम का कथन, ठीक, इतना क्लियर हुआ। अगर इतना क्लियर हुआ तब हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। प्रूफ में देखिए क्या होगा, मान लेते हैं कि जो अपने पास पोलराइड है, एक पोलराइड है P2 और इस पर जो है प्रकाश आपतित हो रहा है, तो देखो चूंकि क्या है, जब पहले एक पोलराइड से हम समतल प्रकाश को गुजारेंगे, एक पोलराइड से प्रकाश को गुजारेंगे तो वो क्या करेगा, प्रकाश के जो वैद्युत वेक्टर हैं सभी संभव दिशाओं में, उन सब में से केवल उन्हीं को बाहर निकालेगा जो उसके प्रकाशिक अक्ष के समांतर आपतित होंगे या समांतर कंपन कर रहे होंगे वैद्युत वेक्टर को। यानी कहने का एक ही पोलराइड से जब हम गुजार देते हैं ना किसी प्रकाश को, तो वो प्रकाश कैसा हो जाता है, समतल ध्रुवित हो जाता है, एक डायरेक्शन में उसके वैद्युत वेक्टर कंपन करने लगते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो एक डायरेक्शन में ऐसे आप समझिए कि मान लीजिए कि जब और उसी जो प्रकाश हमको समतल ध्रुवित प्राप्त हुआ, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ है, उसको हम दूसरे पोलराइड से गुजार रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ये अपना दूसरा पोलराइड यही है और इस पर जो समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है उसके वैद्युत वेक्टर ये हैं, उसके वैद्युत वेक्टर ये हैं, उसका ये कंपन है। मान लेते हैं कि ये वैद्युत वेक्टर का आयाम है, क्योंकि वो दोलन कैसे कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे दोलन कर रहे होंगे, तो इनका कुछ ना कुछ आयाम होगा, एम्पलीट्यूड होगा। मान लेते हैं ये उसका जो है वैद्युत वेक्टर है और उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ये a है, और ये कोण आपका कितना है, थीटा है। मैंने पहले ही कहा कि ऐसे आप समझिए कि ये ऐसे आप समझ सकते हो
कि ये जो है हमारे पास, ये मान लेते हैं इस वाले पोलराइड का ध्रुवण है, इस वाले पोलराइड का क्या है, प्रकाशिक अक्ष है, और जो अपना उधर से समतल ध्रुवित प्रकाश आ रहा है ऐसे ऐसे करके आ रहा है, वो आकर के जब यहाँ पहुंचा तो उसके साथ और इसके साथ दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो अब और ये जो उसका वैद्युत वेक्टर है उसका आयाम मैंने कितना कहा है, a कहा है। तो अगर हमारे पास जिस पर कोण बना होता है हम उसको क्या कह देते हैं, a cos थीटा कहते हैं। हमने बहुत सारे डेरिवेशन में इस पर बात किया है। इसका कंपोनेंट कर लेते हैं, इसके घटकों में वियोजित कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a cos थीटा और इसका परपेंडिकुलर जो हो जाएगा a sin थीटा। अब आप ध्यान से देखिए और बताइए इस एनालाइजर से होकर के कौन सा वेक्टर बाहर निकलेगा, क्या ये तिरछा वाला निकलेगा? जी बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तिरछा नहीं निकलेगा। हाँ, ये साइन थीटा निकलेगा? नहीं निकलेगा, साइन थीटा नहीं लेगा, क्योंकि देखो बाड़ा है एकदम पूरा ऐसे आएगा तो ये सारी जाली लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे इन सबको रोक देगा। दूसरा ये वाला जो वैद्युत वेक्टर है यही खाली आराम से बाहर निकल सकता है। तो इस तरह से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी हमको एनालाइजर में प्राप्त होगी, उसको हम अगर आई बोले तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके, यानी a cos थीटा के होल स्क्वायर के, मतलब इस पूरे के होल स्क्वायर के। यानी हम यहां से बोल सकते हैं अगर ये हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो अपने पास कितनी हो जाएगी, हम ऐसे कह देते हैं a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। याद करिए इंटरफेरेंस को जब हमने वहां पर आपको पढ़ाया था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी हम यहां से बोल सकते हैं I = I नॉट cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये प्राप्त हो जाता है और यही माइनस का नियम है। ठीक है, स्पेशल केस अगर हम देखें यहाँ पर, तो स्पेशल केस में हम पहला पॉइंट देख सकते हैं, यदि थीटा हमारा क्या हो जाए, 90 हो जाए। चलो नहीं ऐसे नहीं करते हैं, चलो पहले थीटा हम 0 कर देते हैं। थीटा 0 होने का मतलब कि दोनों के प्रकाशिक अक्षे समांतर हैं। समांतर होने पर हमको क्या मिल जाएगा, I = I नॉट मिल जाएगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगी, जितना समतल ध्रुवित प्रकाश पहले पोलराइड से गुजरेगा, ध्रुवक से जितना इंटेंसिटी मतलब जो प्रकाश निकलेगा वो आपका विश्लेषक भी सीधा सीधा निकल जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि आपको अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी। दूसरी चीज है कि अगर हमारे पास जो है थीटा = क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उस स्थिति में हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी निकलने वाला प्रकाश जो होगा वो हमको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, शून्य मिलेगा, यानी हमें अंधकार मिलेगा, मतलब कोई प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये दोनों स्पेशल केस हो गए। तीसरा अगर हम एक चीज और कहें कि इसमें जो है जैसे थीटा = 180 डिग्री हो जाए, हैं उस तरह से, उस स्थिति में तो कुछ अलग वैल्यू दे सकता है ना। अब अगर हम एक चीज और कहें कि cos स्क्वायर थीटा का औसत मान, है ना, एक चीज देखते हैं cos स्क्वायर थीटा का औसत मान कितना होता है। तो हम अगर देखें तो cos स्क्वायर थीटा का औसत मान जो होता है वो हमको 1/2 मिलता है। तो उस स्थिति में अगर हम हमारे पास cos स्क्वायर थीटा का औसत एवरेज वैल्यू ले लेते हैं तो वो हमारे पास 1/2 मिल जाएगा और हमको I बराबर क्या मिल जाएगा, I नॉट 2। यानी जो पहले इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहेगी, निकलने वाले लाइट की जो इंटेंसिटी हो जाएगी पहले की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये चीजें हैं।